आज की क्लास में हम फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और मूव करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन उसका जो है कि अपोज करता है, मीन्स उसका जो है कि विरोध करता है। जैसे देख लीजिए, ये कोई ब्लॉक है, और ये इस सरफेस पे रखा हुआ है। अगर हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट काम करेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। ओके। फ्रिक्शन इस जो है कि दोनों, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसके ऊपर रखा हुआ है, दोनों के सतहों के ऊपर उसके एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं इस पर रब कर रहा हूँ तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ये स्मूथ है, कितना ये खुरदरा है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये दोनों सरफेस के नेचर के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितना स्मूथ है, कितना ये रफ है। ओके, फ्रिक्शन की डिफिनीशन समझ में आ गई। अब फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन जो है कि दो टाइप में होता है जनरली। नंबर 1 है स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में अंतर समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी मैंने इस पे अप्लाइड फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगाया, जीरो फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कि का मान भी जीरो होगा। जब अप्लाई ही फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो रहेगा। इफ applied equal 0, then FS static friction, FS for static friction will be 0। अगर हम अप्लाइड फोर्स का मान कुछ अप्लाई करते हैं, सपोज कर लीजिए जैसे यहाँ पे 5 न्यूटन का हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, उस कंडीशन में अगर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मास अगर 2 kg है, उस कंडीशन में देखिए आप कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मान आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की अवस्था तभी तक होती है जब से तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब जो है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन में।
तो अब जो है कि हम यहाँ पे फ्रिक्शन को निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो अगर मास 2 kg है तो इसका वेट हो जाएगा कितना, mg, मीन्स 2 × 10 = 20। और यही 20 जो है कि अपवर्ड भी काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन की तरह। तो n भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके। अब एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको म्यू एस की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। म्यू एस की वैल्यू मान लिया 0.4 है, 0.4, देन 0.4 × 20 = 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है और फ्रिक्शन का मान कितना आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का 8 न्यूटन आ गया, ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये बॉडी मूव करेगी। तो ये कौन सा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन में। किस में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन में। अगर यहीं पे एक दूसरी कंडीशन है जिसमें ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये सरफेस है, m इक्वल भी यहाँ पे 2 kg है। अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 12 न्यूटन है। अपोजिट फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू भी 0.4 ही रखते हैं पहले की तरह। तो यहाँ पे इसका वेट कितना हो जाएगा, 2 × 10 mg से, W = mg, g का मान यहाँ पे 10 लिए हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये ऊपर की तरफ भी नॉर्मल रिएक्शन की तरह काम करेगा। तो n इक्वल भी 20 आएगा। अब एफ लिमिटिंग इक्वल म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस का मान 0.4 और एन का मान कितना, 20, ये आ गया 8 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अप्लाइड फोर्स का मान ज़्यादा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान जो है कि 8 न्यूटन है, कम है। तो इस समय इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। मूव करने की कंडीशन ये है, अप्लाइड फोर्स का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन के मान से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके वो स्टार्ट करेगी। ठीक है। अब इसमें देखिए कंडीशंस क्या है, एक चीज़ आ रही दोनों में अंतर समझ में आया। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइड फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, ये
एफ एल इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड। ये कौन सी आ गई? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एफ लिमिटिंग का मान कम होता है अप्लाइड फोर्स से, तो कौन सा कंडीशन बनेगी? काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके। जब एफ एल इक्वल अप्लाइड फोर्स ये दोनों रहता है, उस समय भी कौन सा कंडीशन होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की ही कंडीशन होती है, क्योंकि बराबर होने पे बॉडी मूव नहीं करती है, रेडी टू मूव होती है। मीन्स मूव करने के लिए रेडी रहती है, जस्ट अबाउट टू मूव। ओके। तो ये 3 कंडीशंस हैं इसके। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे ये यम दिया हुआ है, तो इसका वेट निकालने के लिए mg, यहाँ पे मास दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मास ना देके डायरेक्ट वेट दे दिया तब आपको ये नहीं करना है, क्योंकि वेट में g ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट वेट दे दिया तो उसका नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए वो उसी वेट के इक्वल ही होगा। उसमें जी, इस फार्मूले से आपको जी ऐड नहीं करना है, वेट में जी ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तो ये टेक्निकलिटी है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रिक्शन अभी आपने इस तरीके से समझा। अब थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से भी समझाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे ले लेते हैं फ्रिक्शन या लिमिटिंग। तो इस प्रकार से हमको ग्राफ मिलता है उसका। इस वाले पॉइंट को ही, इसी को कहते हैं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग इस पॉइंट को कहते हैं कि अब इसके बाद जो है कि जैसे ही फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुआ तो वहाँ पे फ्रिक्शन का मान थोड़ा सा कम हो जाता है और बॉडी मूव कर जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? 0 0 0 0 मीन्स कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगा। जैसे यहाँ पे मान लिया 1 न्यूटन हमने अप्लाई किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन का भी मान है। ठीक है। 1 2 3 4 5। तो कुछ जहाँ जब से तक बॉडी मूव नहीं करती है तब से तक लीनियर जो है कि लाइन हमको मिलती है। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन मिलता है? लीनियर टाइप का। मीन्स एक बढ़ा रहे हैं, दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है। और जैसे ही जो है कि एफ अप्लाइड का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स जैसे ही ये रेडी टू मूव होती है तो यह फ्रिक्शन का मान थोड़ा सा कम होके और फ्रिक्शन का मान वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। जैसे अप्लाइड फोर्स हम अगर बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन के मान में कोई वेरिएशन नहीं होता है, फिर यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है। तो ये एरिया पूरा क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक
फ्रिक्शन, और ये इतना एरिया ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो वैसे भी नॉर्मली प्रैक्टिकली आपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में देखा है, कोई जैसे ब्लॉक है, कोई व्हीकल है, जब शुरू में हम उसको जब से तक मूव नहीं होती है तब से तक अगर हम उसको पुश करते हैं तो ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे ही वो चल पड़ती है एक बार तो कम फोर्स की आवश्यकता होती है उसे मूव कराने के लिए। तो यहाँ इस ग्राफ में आप स्पष्ट देख सकते हैं, जब से ये फ्रिक्शन यहाँ पे ये मूविंग पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो गया तो फ्रिक्शन का मान थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब फ्रिक्शन का मान कांस्टेंट हो गया, और ये जो है कि इसी प्रकार से लीनियर आपको मिलेगा। ओके, और अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।